हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य। हम लोग नया सब्जेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्री। तो कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सबको चाहिए कि कम से कम उसकी हिस्ट्री जानिए कि वो शुरू कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसको जब जान लेते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी समझ में आ जाती है, तो उसके कंसेप्ट को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर ये सब्जेक्ट, जिसमें सबको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जिसमें तमाम एंगल्स और तमाम रेखाएं, लाइन सब खींचनी होती हैं, और उसके बाद हमको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है। तो अगर उसकी हिस्ट्री हम समझेंगे, उसकी उत्पत्ति समझेंगे कि वो आई कहाँ से है, अगर इतना सब कुछ पता हो जाता है तो फिर उसके कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू कीजिए तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसकी उत्पत्ति का कारण समझिए कि वो आया कहाँ से। अगर भारत की बात करें कि भारत देश में कहाँ से शुरू हुआ, तो आप लोगों ने तमाम देखा होगा जो ज्योतिष वगैरह होते हैं, ज्योतिषाचार्य वगैरह, या फिर यज्ञाचार्य वगैरह होते हैं जो यज्ञ वज्ञ करते रहते थे। अपने तमाम देखा होगा आप लोगों ने कि ऋषि उसी होते थे तो यज्ञ करते होते थे। अब उसमें क्या होता था कि आप लोग देखिए, जब यज्ञ को हम बनाते थे तो वो कोई ऐसा बनाता था, कोई ट्रायंगुलर बनाता है, अभी भी ये बनता है ना, आप लोग यज्ञ वगैरह देखते होंगे, कहीं हो रहा होता है या आपके घर पे होता है या कहीं मंदिर वंदिर पर होता है, तो देखते होंगे कि कहीं कहीं इस तरह का बनता है, कहीं कहीं इस तरह का बनता है। आप लोगों ने तमाम देखा होगा जो हस्तरेखा वगैरह देखते हैं, उन लोगों के पास देखिए वो सब तमाम ये सब बनाते हैं ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब ज्यामिति से लिया गया है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि बहुत वर्षों पहले, ईसा से 1000 साल पहले इन सब चीजों की उत्पत्ति हो चुकी थी। और सिर्फ भारत ही नहीं, उस समय के जो सभी सभ्य देश थे, जिसमें यूनान आता है, मिस्र आता है, ठीक है, तो इन सब देशों में एक साथ माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक साथ हुई थी, ज्यामिति की उत्पत्ति एक साथ हुई थी। कुछ लोग ज्यामिति को भूमिति भी कहते हैं, क्योंकि ये जमीन पर खींचकर बनाया जाता था उस समय, तो इसलिए इसको ज्यामिति को लोग भूमिति भी कहते हैं। सभी देशों में एक जैसे शुरू हुआ, और फिर जो यूनान था, यूनान ने इस पर बहुत तरक्की की, सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए यूनान सबसे आगे निकल गया, और वहां पर इसका सबसे सर्वाधिक अध्ययन किया गया, और ये काफी डेवलप हुआ यूनान में। भारत की बात करें तो भारत में क्या था कि जब आप लोगों ने भी देखा होगा कि भारत में जो यज्ञ वेदियां बनती है ना, यज्ञ वेदियां या कुछ कुंडली वगैरह जैसे भी होता है, जिसमें वो लोग ग्रहों की चाल और ये सब देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा ग्रह कौन सी कक्षा में है, तो उन सब चीजों में यूज किया जाता था। और उसी को देख करके जो गणितज्ञ थे उनको लगा कि यार ये है क्या, और वहीं से फिर इनको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ा और ज्योमेट्री भारत में फिर विकसित हुआ। जब रोम के एक साइंटिस्ट थे, 600 ईसा पूर्व की बात है, और उन्होंने क्या किया, जिनका नाम आप लोग पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने तमाम अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद क्रमबद्ध, जिस तरह से अध्ययन करना चाहिए था उस तरह से एकदम क्रमबद्ध रूप से किया, और फिर तमाम निष्कर्ष निकाले। इन्होंने ही सबसे पहले प्रूफ किया था कि किसी त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो कर्ण होता है वो लंब और आधार पर डिपेंडेंट होता है, और इसकी डिपेंडेंसी किस तरह से होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने प्रूफ किया था लगभग 600 ईसा पूर्व। इसके पहले लोग क्या, कुछ इनका जो इसके पहले के लोग थे उनका कंसेप्ट था कुछ ऐसे, 32 प्लस 42 इज इक्वल टू 52, लाइक दैट, ऐसे कुछ कंसेप्ट इस तरह से फॉलो करते थे, इस तरह से समझते थे।
फिर इन्होंने प्रूफ किया नहीं ये तो ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से प्रूफ किया इन्होंने। और फिर इसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व की बात करें, ठीक है, 300 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट हुए यूक्लिड, और उन्होंने फिर क्या किया कि अध्ययन किया इन सब चीजों पर, अच्छे से अध्ययन किया, और उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों के आधार पर जो ज्यामिति प्रमेय वगैरह बने हैं, जिसको आप लोग प्रमेय पढ़ते हैं ना, 30-40 प्रमेय 10th में भी पढ़े होंगे, 10-12, तो ऐसे करके जो प्रमेय बने थे, उन्होंने उन निष्कर्षों के आधार पर कहा था कि ये प्रमेय जो है ये इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर सिद्ध किए जा सकते हैं। अच्छा, जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला वो किस तरह के निष्कर्ष थे? वो ऐसे निष्कर्ष थे जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये स्वयं सिद्ध हैं। उन्होंने ही कहा था, यूक्लिड ने कहा था, वो चूंकि इतने सरल थे, देखने में इतने इजी थे कि उनको स्वयं सिद्ध बोल दिया गया। इन्होंने कहा कि ये चीजें स्वयं सिद्ध हैं, ठीक है ना, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा था, पहला अगर बात करें, उन्होंने कहा था कि यदि कुछ वस्तुएं हैं, फॉर एग्जाम्पल बी सी, ऐसे कुछ वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं सभी वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ बी ए के बराबर है, डी भी ए के बराबर है, सी भी ए के बराबर है, तो ये सभी वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होंगी, अर्थात B इज इक्वल टू सी एंड C इज इक्वल टू D। ये पहला कंसेप्ट था इनका, और इसको कहा इन्होंने कि स्वयं सिद्ध है, ठीक है। अरे कोई वस्तुएं अगर कई वस्तुएं अगर किसी एक वस्तु के बराबर है तो वो सभी वस्तुएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं, इफ x इज इक्वल टू वाई, सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई लेटर है x और ये इक्वल है y के और ये इक्वल है z के, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू z कहते हैं ना। तो इसी तरह से इन्होंने कहा था कि ये जो चीजें हैं ये स्वयं सिद्ध हैं। दूसरा क्या कहा था कि अगर इसमें किसी एक वस्तु में, हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु में हम कुछ ऐड कर दें और ये वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बराबर रही हो, यानी दो बराबर वस्तुओं में अगर हम समान संख्या ऐड करते हैं या समान चीज ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो इनका योगफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल a+5 इज इक्वल टू b+5, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि किन्हीं वस्तुओं में अगर हम समान संख्या ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो योगफल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह से जैसे ऐड करने की बात बोली थी, इसी तरह से सब्सट्रैक्शन की बात बोली थी कि जैसे हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब भी योगफल बराबर होता है, तो जब घटाएंगे तो जो उसका आएगा वो भी बराबर होगा, ठीक है ना। जो उसका घटाने के बाद जो आएगा अंतर आएगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सिमिलरली ये भी कहा था कि अगर हम किसी समान संख्या से गुणा कर देते हैं तो उनका गुणनफल भी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब देखो ये सब चीजें इतनी इजी हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको तमाम मेहनत करनी पड़ेगी और देखने में ये इजी है, तो इसीलिए इन सबको इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भैया ये क्या है, स्वयं सिद्ध है, ठीक है ना, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है। एक और इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने कहा था कि अगर किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर
किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है, ठीक है, देखो ये दो रेखाएं हो गई, एक ये और इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब ये तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके किसी एक तरफ के अंतः कोणों का योग, एक देखो एक तरफ के अंतः कोण ये हो गए, एक तरफ के अंतः कोण ये हो गए, तो किसी एक तरफ के अंतः कोणों का योग अगर हम देखें, अगर वो दो समकोण से कम होता है, जैसे कि यहां कर रहे हैं कि x प्लस वाई, ये क्या होगा लेस देन 180, दो समकोण मतलब 180 अंश, दो समकोणों से अगर कम हो रहा है तो ये क्या होगा, इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे अगर, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। यही कहा था कि अगर अंतः कोणों का योग 180 अंश या दो समकोणों से कम आता है और इनको आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेंगी। इसी तरह से इन सब प्रमेयों से जो ये जो निष्कर्ष निकले हैं, इन निष्कर्षों से अन्य प्रमेय सिद्ध किए जा सकते थे। ठीक है, ये नेक्स्ट निष्कर्ष था। तो इतना आपको जानना था, ये तो हिस्ट्री हो गया, ज्योमेट्री की हिस्ट्री हो गई। ठीक है ना, कि ज्योमेट्री आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुआ इसका, भारत में कैसे कैसे आया। भारत में मोस्टली तो ऐसे ही शुरू हुआ था कि वो जो तमाम ज्योतिष वगैरह जब बनाते थे उसी को देखकर इंस्पिरेशन हुआ और लगा कि ये तो कुछ मैथमेटिकल चीज है, कुछ हम इसका बना सकते हैं। तमाम जो भारत के गणितज्ञ थे उन लोगों ने देखा और फिर इस पर अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि जो ये हमारे पास ज्योमेट्री शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, शुरुआत का उसका बेसिक, सबसे बेसिक क्या है, कहाँ से बेसिकली हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्री में किसी भी चीज की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो वो क्या होगा, बिंदु होगा। ठीक है ना, देखो बिंदु से शुरुआत करेंगे, पॉइंट से। बिंदु क्या होता है, बिंदु का डेफिनेशन लोग मोस्टली समझ नहीं पाते हैं। अगर किसी से अगर आपने पूछ लिया अचानक से कि बिंदु का डेफिनेशन क्या होगा तो लोग फंस जाते हैं, अरे यार ये क्या पूछ लिया, ये तो कुछ ऐसी चीज है जो हमको पता ही नहीं है, जानते तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन अब बता नहीं सकते हैं वो है क्या। ठीक है ना, तो देखो बिंदु का जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो क्या है कि बिंदु वह वृत्त है, बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य है। ठीक है ना, बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, शून्य है। इसको लोग कहते हैं कि बिंदु वह आकृति है, और भी इसका दूसरा डेफिनेशन, बिंदु वह आकृति है जिसमें न तो लंबाई होती है न चौड़ाई होती है। वह आकृति जिसमें न तो लंबाई होती है न तो चौड़ाई होती है। ठीक है, आप उसको भी कह सकते हैं। ये सबसे सटीक डेफिनेशन है कि कोई बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, बिंदु तो हो गया, बिंदु से आगे बढ़ते हैं तो जब तमाम बिंदुओं को हम एक साथ ऐसे रखते जाते हैं, ठीक है ना, तमाम बिंदुओं को रखते जाते हैं तो इन सबको जब मिलाकर देखते हैं तो ये क्या बनाता है, रेखा बनाता है। क्या बनाता है, रेखा बनाता है। ठीक है ना, अनंत बिंदुओं को ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे, वो अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। ठीक है, अब रेखा के कुछ गुण होते हैं। कैसा गुण, एक तो ये दोनों तरफ बढ़ता जाता है, इस तरफ भी बढ़ेगा इस तरफ भी बढ़ेगा, इसको याद रखना। ठीक है, रेखा क्या होगा, दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। सॉरी, अब रेखा मैं अलग से इसको डील करूंगा, रेखाओं के प्रकार क्या होता है। रेखा के बाद हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा, कोण मिलेगा, कोण पर चर्चा करेंगे, एंगल पर। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके बीच जो झुकाव बनेगा, दो रेखाएं
एक ये जहां भी प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कोण के बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज बेसिकली क्या है ना कि इसी कोण को अगर हम एक किसी तीसरी भुजा से बंद कर दें तो ये जो बंद आकृति मिलेगी यही क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी, ठीक है ना। देखो ये एक भुजा वाला था, ये द्विभुज वाला है, ये तीन भुज वाला है, तो इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है ना, चतुर्भुज पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये चार भुजाओं वाला होगा, आकृति किसी तरह की हो सकती है, वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, रंबस हो सकता है, तो तमाम आकृतियां उनके बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज के बाद पंचभुज या फिर कह लो बहुभुज कह लो, ठीक है ना। मोस्टली चतुर्भुज के बाद हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं। और फिर वृत्त पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। अरे भाई चतुर्भुज हो गया, फिर ऐसा थोड़ी है कि जरूरी थोड़ी है कि ये इनके अलावा कोई आकृति नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास एक वृत्त हो, तो वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में प्रवेश करेंगे, देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा। तो पहले इतना कवर करते हैं वृत्त तक, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज से कि लाइन क्या होगा, लाइन के कितने प्रकार होंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। लाइन, कोण, उसके बाद त्रिभुज। लाइन के बाद क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होगा, लाइन कितने प्रकार का होता है, रेखा कितने प्रकार की होती है, रेखा के प्रकार। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा। सबसे पहले सीधे सीधे बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, समांतर रेखा से पहले शुरू करते हैं। रेखा के प्रकार, रेखा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होगा, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। रेखा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला सरल स्ट्रेट लाइन, दूसरा वक्र रेखा, ठीक है ना, कर्व लाइन, ठीक है ना। पहला सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा, कर्व लाइन, ठीक है। सरल रेखा क्या होता है, जब हम लोग दो बिंदुओं के बीच, जब दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सरल रेखा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास रेखा था, दोनों तरफ अनंत बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना, दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ता जा रहा था। इसको हमने बाउंडेड कर दिया, इसको रोक दिया कि दो बिंदु यहां से ए बी हो गया, ठीक है ना। अब ये ए और बी या तो सरल रेखा हो सकता है या फिर कर्व रेखा हो सकता है। तो सरल होने का कंडीशन क्या है कि जो ए और बी के बीच की दूरी है ना वो न्यूनतम हो जाए। तो जब भी ए बी के बीच की न्यूनतम दूरी की बात होगी तो वो सरल रेखा द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। सरल रेखा क्या है कि यदि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम मिला दें तो वो जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, सरल रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा, सरल रेखा के अलावा जो भी रेखा होगी वो वक्र रेखा होगी। अगर हम थोड़ा सा भी रूट भटके तो वो क्या हो जाएगी, वक्र रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। वक्र मीन्स घुमावदार, कहीं भी थोड़ा भी घुमाव आ जाएगा तो वो वक्र रेखा कहलाएगा। क्लियर है। चलो अब सरल रेखा को आगे क्लासिफाई करते हैं कि सरल रेखा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सरल रेखा को डिवाइड करते हैं। पहला समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होगा, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में जो दूरी है वो प्रत्येक जगह पर इक्वल रहे,
ठीक है ना। आप कहीं भी नाप लो, दो रेखाओं के बीच दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर अगर समान हो जाए, इन रेखाओं के बीच की दूरी जो है ये प्रत्येक जगह पर एक जैसा हो जाए, समान हो जाए, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है। समांतर रेखाओं के बाद असमांतर रेखाएं क्या होंगी? असमांतर रेखाएं या असमांतर रेखा कर लो। असमांतर, इसके अलावा अगर दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? असमांतर रेखा कहलाएगा। क्लियर है? इसको x, इसको y, और x इज ग्रेटर देन y या x इज लेस देन y दोनों हो सकता है कोई उसमें। ठीक है ना। तो असमांतर रेखा हो गया, ये पैरेलल लाइंस हो गया, और ये जो है असमांतर रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? सभी जगह पर बराबर नहीं है। ठीक है। असमांतर रेखा के बाद तीसरा अगर बात करेंगे तो क्या होगा? तिर्यक रेखा। ठीक है। तिर्यक रेखा क्या होगा? दो रेखाओं को अगर तीसरी रेखा काट रही है तो वो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। दो रेखाओं को अगर तीसरी रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा। चौथा क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना। क्या होगा? प्रतिच्छेदी, अर्थात एक रेखा को जब कोई दूसरी रेखा काट देती है तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा अगला पांचवा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। ठीक है ना। कोइंसाइड रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाए, एक रेखा ऐसे जा रही है, उसी के जस्ट उसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी रेखा जा रही है, तो वो हिंदी में संपाती, अंग्रेजी याद रखा कोइंसाइड। ठीक है। अगला छठवां, संगामी रेखाएं। क्या होगी? संगामी रेखाएं कि ऐसी तमाम रेखाएं जो किसी एक बिंदु से होकर जाएं, वो सब रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी रेखाएं? जो रेखाएं सब किसी एक बिंदु से होकर गुजर रही हो, उन सब रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं कहेंगे। ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि जो ये रेखा है, ये रेखा, फिर रेखाखंड और किरण, इन तीनों में अंतर होता है। मोस्टली लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और इन तीनों को सिमिलर मान लेते हैं, एक जैसा मान लेते हैं। ये एक जैसे कभी होते नहीं है। रेखा क्या है? रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ने वाली चीज है, अर्थात ये दोनों तरफ बढ़ सकता है, चाहे आगे बढ़ा दो चाहे पीछे बढ़ा दो, ये हमेशा दोनों तरफ बढ़ सकता है। इसके बाद रेखाखंड क्या होता है? इसी रेखा को, अगर इसी रेखा के किसी एक हिस्से को ले लें, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग किन्हीं दो बिंदु मान करके उस बिंदुओं के बीच की दूरी ले लें तो वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। बेसिकली रेखा और प्लस खंड, किसी रेखा का छोटा सा हिस्सा या बड़ा सा हिस्सा उठा लें तो वो रेखाखंड कहलाएगा। तीसरा है किरण। किरण क्या होता है? किसी एक बिंदु से ओरिजिनेट होता है, एक बिंदु से शुरू होता है और कहां तक? अनंत तक चलता जाता है। देखो रेखा में दोनों दिशाओं में बढ़ सकते हैं, लेकिन किरण किसी एक बिंदु से शुरू होता है, उसके एक तरफ बढ़ता जाता है, अर्थात इसको इस तरफ हम कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। जहां से शुरू होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है ना। अंग्रेजी में रेज या रे कहते हैं। देखो जैसे कि सूर्य से जो किरणें चलती हैं, हम लोग कहते हैं ना कि सूर्य से प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश किरण कैसे चलती है? ये सूर्य है और ये सभी दिशाओं में
प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यही तो होता है। अब यहाँ से जो किरणें चलती हैं वो इसके इस तरफ, ये किरण तो जाएगी नहीं, इस तरफ तो कोई दूसरी किरण हो रही होगी ना। ये यहाँ से चलना शुरू किया तो ये सूर्य की दूसरी तरफ ये वाली किरण नहीं जाएगी, वहां से दूसरी कोई जाएगी। तो ये इसका स्टार्टिंग बिंदु होगा और इस तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है और कहाँ तक, अनंत तक ऐसे बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेखाओं के बारे में। रेखा के बाद कोण पढ़ेंगे, कोण को हम लोग देखेंगे, डील करेंगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण होता क्या है। अगला टॉपिक है कोण, एंगल। कोण क्या होता है, दो रेखाएं, जहां से भी दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, इस कट बिंदु से ध्यान से देखिए तो इधर 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 ये जो झुकाव बन रहे हैं, इन झुकावों को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एक अकेली रेखा से कोण बनना संभव है क्या? एक अकेली रेखा से कोण बनना संभव है क्या? ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि एक अकेली रेखा से प्रश्न बनना संभव है क्या। दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, एक रेखा से कोण बनना संभव है क्या। दूसरा कोण का मात्रक, ये तो मैं बताऊंगा बाद में। कोण का मात्रक, ये दो चीजें आप लोग खोज के रखिएगा, कोशिश कीजिए, बुक उठाइए, पलटिए, देखिए कि कोण के मात्रक क्या होते हैं। इसको मैं आगे अगले आने वाली क्लास में मैं इसका डिस्कशन करूंगा कि कोण का मात्रक क्या होता है। ये आपको बताना है कि क्या एक अकेली रेखा से कोण बनना संभव है। इसको भी बताइएगा क्या होगा कोण का मात्रक। इज इट रेडियन और डिग्री और बोथ और एनीथिंग एल्स। इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है क्या, डिग्री, रेडियन या इसके अलावा कुछ और। ठीक है, तो कोण हो गया। अब बात करते हैं कोण को थोड़ा सा लिखने के बारे में जान लीजिए कि कोण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये सपोज कोई पॉइंट था O, ये A है, ये B है। ठीक है, तो इसके बीच दो तरह कोण बन रहे हैं, एक ये बाहर वाला, एक ये अंदर वाला। कोण हमेशा अंदर वाला माना जाता है। ठीक है ना, इस अंदर वाले को हम लोग कोण लिखते हैं। और देखो इसको नॉमिनेट कैसे करते हैं, अगर इसको लिखने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये सिंबल है कोण का, इसके बाद सबसे ऊपर वाला हिस्सा पहले, नोक वाला, जिस बिंदु पर कोण का निर्माण हो रहा है उस बिंदु को हमेशा बीच में रखेंगे और उसके बाद बी। ध्यान रखना ये जो बिंदु O है ये हमेशा इस शीर्ष को दर्शाता है, इसके शीर्ष को, कोण के शीर्ष को दर्शाता है और वो हमेशा कहाँ स्थित होगा, बीच में ही स्थित होगा। उसके अलावा कहीं मत ऐसा लिख देंगे अगर कोण ABO तो ये गलत हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है, हमेशा इस यही नोटेशन यूज कीजिएगा, इसके अलावा कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोण के प्रकार पर आ जाते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। इसको जानने के लिए आपको दो तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका कोण का पहला तरीका कि कोण क्या है। तो कोण देखो, एक तो होगा हम इसके माप के आधार पर, जैसे ये कोण है और हमने इसको माप लिया, ये जब माप लेते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बता देते हैं कि इस कोण का नाम क्या होगा, इस कौन से प्रकार का कोण होगा। ठीक है ना, अब ये मापते हैं और मापने के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास कोई XY प्लेन है, ठीक है ना, ये मूल बिंदु है, ये X डैश Y डैश। बेसिकली ये क्या है, XY प्लेन है, इसको हमने चतुर्थांशों में डिवाइड किया है।
ये वाला हिस्सा कितने का होगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी 90 अंश, ये सब 90 अंश के होंगे, ठीक है ना। तो अगर सब 90 अंश के होंगे तो इसको हमें अगर सर्कल पूरा करें तो इस सर्कल में टोटल कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 360 अंश का, ठीक है। इसका भी उपयोग इसी में आएगा। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है, ये पहला वाला, इस क्वाड्रेंट में कितने अंश का कोण है 90 अंश का। अब देखो शुरू यहीं से करते हैं, इस लाइन से शुरू करते हैं। जब दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर, इट मींस ये हमारा बेस वाला लाइन हो गया और ये जो दूसरी लाइन है ये भी इसी दोनों एक ही एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड है, तो वो क्या कहलाएगा, वो शून्य कोण कहलाएगा। सीधी सी बात है ना भाई, इन दोनों के बीच झुकाव 0 होगा तो वो शून्य कोण कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कोण थीटा हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर कोण थीटा हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये क्या कहलाएगा, शून्य कोण कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें दूसरी लाइन ऊपर उठना शुरू हुआ और इस ये जो ऊर्ध्वाधर है इन दोनों के मध्य अगर कोण बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना। न्यून कोण का अर्थ क्या होगा कि वो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से छोटी होगी, लेस देन 90 होगी, और अगर कह लो तो 0 से बड़ी होगी। 0 से ज्यादा, 90 से छोटा, यानी प्रथम चतुर्थांश में इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके बाद तीसरा, ये जो लाइन है ना ऊर्ध्वाधर, अगर इस लाइन पर ठीक ठीक इसी लाइन पर आ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, समकोण। क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और ये जो थीटा होगा, ये थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। इसमें कोई लेस और ग्रेटर की बात नहीं होगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो वो समकोण कहलाएगा, ठीक है ना, राइट एंगल जिसे कहते हैं। चलो ये तो देखो, ये तो हो गया 0, ये हो गया एक्यूट, ये हो गया राइट एंगल। अंग्रेजी भी नाम जानने रहो, अच्छा है, काम आएगा। अब इसके अलावा इसके बाद जब चौथा नंबर आता है समकोण के बाद, तो क्या होगा, समकोण के बाद क्या होगा, जरा देखो। अब क्या हुआ, ये 90 अंश से जैसे ही आगे बढ़ा, 90 अंश से जैसे आगे बढ़ा, इस तरफ जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ वो क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, ये 90 अंश पे था, 90 अंश के बाद जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा भैया, चौथा प्रकार अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अर्थात जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 से तो छोटी होगी लेकिन 90 से बड़ी होगी। जब 90 से बड़ा हो जाए और 180 अंश से छोटा हो जाए तो वह कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। चलो इसके बाद पांचवा, सीधे सीधे जब थीटा की वैल्यू एकदम इस लाइन पर आ जाए, सीधी रेखा हो जाए, सीधी रेखा का निर्माण करने लगे तो वो क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, जल्दी से बता दो। वो कहलाएगा ऋजु कोण। कुछ लोग इसको सरल कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल कोण। और यहाँ थीटा एग्जैक्टली कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा। इसके बाद जो कोण बनता है 180 के बाद, अगर ये लाइन और नीचे आ रही है 180 के बाद, तो वो जो नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर, वो क्या कहलाता है, परिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा, परिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और यहाँ थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लेस देन 360 और ग्रेटर देन 180। 180 से ज्यादा, 360 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, परिवर्ती कोण कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद
अगर ये घूमकर पूरा यहाँ तक पहुंच रहा है, यानी ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो अगला जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। और उस टाइम में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कंप्लीटली 360 डिग्री होगी, 360 अंश होगी। क्लियर है क्या? तो फटाफट समझ लो, अधिक कोण हो गया सबसे शुरुआत में 0, फिर न्यून कोण, फिर सम कोण, फिर अधिक कोण, फिर ऋजु कोण, रिफ्लेक्स कोण, परिवर्ती कोण और कंप्लीट को संपूर्ण कोण कहा गया। ये तो हो गया हमारा माप के आधार पर कि हमने नाप लिया, ऐसे ऐसे नापते चले गए, उसके अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया कि ये क्या क्या है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, इसके बाद क्या हो सकता है, मैं इसको मिटाऊं। इसके बाद क्या हो सकता है, इनको नाम के आधार पर, जैसे रचना के आधार पर या कह लो गुण के आधार पर, इसको फिर अगेन डिवाइड किया गया, कुछ अलग अलग नाम दिए गए। उसको भी जरा देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं। एक नाम इसका होगा कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कोटि पूरक कहलाएगा, कोटि पूरक हिंदी में। और ये क्या कहलाएगा? समपूरक। आप लोग भी सप्लीमेंट्री यूज करते हैं ना। कोटि पूरक का सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे पास दो कोण ऐसे हैं जिनको अगर हम ऐड कर दें, सपोज ये एक कोण ये था और एक कोण हमारे पास ये था, कोई दो कोण थे। अगर ये दोनों को ऐड करने पर हमें एक कोण है और प्लस कोण बी है, इन दोनों को ऐड करने पर अगर 90 अंश मिल रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक। देखो जरा ध्यान से, इसमें ये एक कोटि पूरा हो रहा है, ये एक कोटि है। 0 से 90 ये एक कोटि है, 90 से 180 एक कोटि है, ये एक है, एक है, तो ऐसे 4 कोटि हैं। इसमें जब यहाँ तक पहुंच गया तो वो एक कोटि हो गया, तो कोटि पूरक a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। दूसरा कि अगर दोनों कोणों को ऐड करने पर कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए। दोनों कोणों को ऐड करने पर 180 अंश हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये दो तरह के कोण और थे जिनको पढ़ना था आपको। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेखा युग्म के आधार पर कोण। ठीक है, अभी आज केवल कोण का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि कोण कितने प्रकार का होता है। तो अब ये तो नाप के आधार पर मैंने बता दिया कि जब हम लोग मापन करते हैं, माप कर लेते हैं, उसके आधार पर कोण का प्रकार हो गया। दो नाम और थे जो बहुतायत में प्रश्नों में यूज किया जाता है कि हमारे पास दो कोण हैं जो कोटि पूरक हैं। ठीक है, ऐसे करके, या दो कोण जो संपूरक हैं, या फला कोण का संपूरक कोण बताइए, कोण दे देगा, कोण x का संपूरक कोण क्या होगा। तो इस तरह से करके प्रश्न आते हैं। तो उनको अगर ये आपको पता ही नहीं होगा संपूरक का अर्थ क्या होता है, कोटि पूरक का क्या, तो उसमें फंस जाते हैं और लोग अक्सर इसी में फंस जाते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में हमेशा याद रखना, सप्लीमेंट्री की बात होगी तो 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री की बात होगी तो 90 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर अगला है कि रेखा युग्म के आधार पर अगर हमको बांटना हो, रेखा युग्म के आधार पर अगर बांटना हो तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। टॉपिक है रेखा युग्म के आधार पर कोण के प्रकार। ठीक है ना।
रेखा युग्म के आधार पर कोण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रकार हो जाएगा, देखो अब ये डिपेंड करता है ना कि कौन से तरह की रेखाएं हैं हमारे पास, समांतर रेखाएं हैं कि किस तरह की रेखाएं हैं। अब अगर मान लेते हैं कि समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और उनमें कोण बन रहा है, तो पहला कोण हम लोग कहते हैं क्रमागत कोण, ठीक है ना। क्या कहेंगे? क्रमागत कोण, ठीक है ना। क्रमागत का अर्थ क्या क्या होता है कि एक के बाद तुरंत आ जाए, जैसे मैंने यहाँ अभी ड्रॉ किया था, ठीक है ना। एक कोण ये होगा, इसके तुरंत बाद ये जो कोण आ रहा है इसके बाद ही तो आ रहा है, तो ये क्रमागत कोण कहलाएगा, ठीक है ना। क्रमागत कोण कहलाएगा। अभी इसको और जब पैरेलल लाइंस के बिटवीन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरा, अंग्रेजी में लिखने क्या, एडजेसेंट एंगल। दूसरा क्रमागत के बाद शीर्षाभिमुख, नाम ये बड़ा खतरनाक वाला लगता है ना, जैसे शीर्षाभिमुख, कोई योगा लगता है बाबा रामदेव वाला। चलो, तो शीर्षाभिमुख वर्टिकल एंगल, सी और डी भी एक दूसरे का शीर्षाभिमुख होगा, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, जो ए और बी था, ए बी, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। इसी प्रकार सी और डी भी एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। सीधे सीधे इतना ही समझो कि दो कोणों के शीर्ष, अगर इसको भूल जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको भूल जाओ, तो ये दोनों कोणों के शीर्ष सामने सामने दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, जैसे वो तीर टकराती थी ना राम रावण वाली, तो ये वही है। दोनों तीरों के नोक अगर एक दूसरे के सामने रहे तो इनका और इनका झुकाव ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक। अगला है संगत कोण। क्या है अगला? इस चित्र को मैं थोड़ा सा मिटा दूं, आप लोग चित्र ड्रा करते रहिएगा अपनी कॉपी में। तीसरा क्या है? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डेंस कोण। ठीक है, संगत कोण क्या होता है? जब ये पैरेलल लाइंस वाली बात आएगी, चलो मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे होगा। संगत कोण क्या होगा? तो अगर ऐसे कोई तीसरी रेखा काट रही है, एक रेखा काट रही है, तो इसमें संगत कोण बनते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ठीक, तो संगत कोण। अगला, इन सबको मैं अभी इस रेखाओं में, इसी में मैं इन सभी रेखाओं को आपको दिखाता हूं कि ये कोण कहाँ है और उनका नाम क्या है, ये मैं पूरा का पूरा इसमें अभी बताता हूं, ठीक है। संगत कोण के बाद आपका आएगा एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण आ जाएगा अल्टरनेट एंगल, चलो ये और ये वाले अल्टरनेट हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एक के बाद आता है ना। अगर इस सर्कल की बात की जाए, इस सर्कल की बात की जाए, तो ये एक हमने छोड़ा, ये वाला, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। इसके अपोजिट ये संगत वाला हो जाएगा। तो ऐसे करके ये अभी इसमें मैं ये सभी को इन पैरेलल लाइंस में समझाऊंगा कि कोण कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आज इतना आपको पूरा का पूरा हमने दिया, पूरा सिलेबस में जो भी था रेखा, कोण और कोणों के विभिन्न प्रकार हमने समझा दिया। आज का बेसिक क्लास था। आज अभी तक एग्जाम में ये जो नाम है, ये नाम ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये नाम भरे पड़े होते हैं और यही नाम आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भैया ये है कहाँ। बेसिकली सवाल तो आप सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन इन नामों की वजह से फंस जाते हैं कि ये है कहाँ, और जब पता ही नहीं चलता कि ये स्थित कहाँ है, इनका जो थ्योरी है वो है क्या, तो फिर फंस जाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज बेसिक क्लास था, क्लासिफिकेशन था एक तरह से कि ज्योमेट्री, एक तो हिस्ट्री मैंने बताया, इसके बाद फिर शुरू हुआ भारत इतिहास से चलते हुए, और
बिंदु, रेखा, कोण। कल इसके आगे कोणों पर तमाम प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मूव करेंगे, कोण से जंप करेंगे त्रिभुज पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए, और बताइए कि अच्छी क्लास चल रही है। और ये कंटिन्यू चलेगी, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, और पूरा ये मैं ज्योमेट्री खत्म करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि क्या शुरू होने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।